हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जितेंद्र शर्मा। तो कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे परिभाषा सारी। तो गाइस, नाम से पता लग रहा है आपको कि इस लेक्चर के अंदर हम परिभाषा यानी डेफिनेशंस के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि कंडरा की, जाल, कुर्च, मांस रज्जू, सेवनी, सीमंत, संगात, इन सारी चीजों की डेफिनेशंस हम पढ़ेंगे। तो गाइस फिर अस्थि, जॉइंट, वेन, आर्टरी, मसल्स, लिगामेंट, कैपिलरी, लिम्फेटिक वेसल्स। तो गाइस क्या है, जो किसी न किसी रूप में इनके साथ रहते हुए, यानी ये सारी चीजें है ना, अस्थि, जॉइंट, की सारी चीजें, तो ये किसी न किसी रूप में इनके साथ रहती है। कंडरा, जाल, कुर्च, इन सब के साथ रहते हुए, इनका भाग होते हुए भी स्वरूप, स्थान तथा कार्य की दृष्टि से भिन्न प्रतीत होती है। यानी ये इनके साथ रहती है किसी न किसी रूप में। फॉर एग्जाम्पल जाल है तो मांस, हीरा, स्नायु, अस्थि से बना हुआ है, लेकिन ये चारों मिलके जाल बनाते हैं। तो ये किसी न किसी रूप से तो इनके साथ ही रहते हैं, लेकिन स्वरूप, स्थान तथा कार्य की दृष्टि से ये भिन्न भिन्न होते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम एक एक करके इनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जाल। जाल के बारे में देखते हैं। परिभाषा हम देखते हैं, डेफिनेशन। शरीर में जहाँ पर मांस, शिरा, स्नायु और अस्थि, ये चार चीजें सम्मिलित रहती है या एक जगह पे होती है, उस स्थान को जाल कहते हैं। किसको बोलते हैं? जहाँ पे मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, ये सारी चीजें एक जगह पे होती है, उसको जाल बोलते हैं। अब हम इसकी संख्या देखते हैं। तो ये 16 होती है जाल की संख्या। प्रत्येक मणिबंध और गुल्फ में मांस, शिरा, स्नायु, अस्थि, इस प्रकार चार चार जाल होते हैं। ठीक है। जैसे मणिबंध, ये आपका रिस्ट हो गया, रिस्ट वाला पार्ट। गुल्फ, एंकल। ठीक है। तो मणिबंध यानी चार आपके इधर हो गए, एक हाथ में चार हो गए, दूसरे हाथ में चार हो गए, तो टोटल कितने हो गए? 8। फिर ये आपके एंकल के अंदर, एक पैर के अंदर चार हो गई, दूसरे पैर के अंदर चार हो गए, टोटल कितने हो गए? 8। तो 8 + 8 कितने हो गए? 16। तो आपके जाल की संख्या कितनी होती है? 16 होती है। और ये मणिबंध हो गया, गुल्फ हो गया, तो ये हम मर्म वाला चैप्टर जब पढ़ेंगे तो आपको इनकी लोकेशन पता चल जाएगी कि मणिबंध कौन सी जगह होती है, गुल्फ कौन सी जगह होती है। लेकिन आपको पता चल ही गया होगा रिस्ट और एंकल से, तो वो कौन सी लोकेशन है ये। फिर हम बात करते हैं आगे कंडरा की। कंडरा की परिभाषा देखते हैं। अंगों का संकोच यानी फ्लेक्शन एंड विस्तार यानी एक्सटेंशन करने वाली बड़ी स्नायुओं को कंडरा कहते हैं। यानी अंगों का जो संकोच और विस्तार करती है बड़ी स्नायु, उनको कंडरा कहते हैं। वृत्तास्तु कंडरा यानी गोल स्नायु कंडरा कहलाती है, यानी जो राउंड स्नायु होती है वो कंडरा कहलाती है। ठीक है। ये स्नायु अधिकतर शाखाओं और संधियों में होती है, ये शाखा और संधियों में होती है हमारी ये स्नायु। फिर इसकी संख्या की बात करते हैं तो सोडस कंडरा, यानी ये आपकी 16 होती है कंडरा भी। ठीक है। ये आपकी पैरों के अंदर हो गई 4 कंडरा, दो इस पैर में, दो उस पैर में। फिर हाथों के अंदर 4 हो गई, फिर गर्दन के अंदर 4 हो गई, फिर पीठ में हो गई 4। तो फिर टोटल कितनी हो गई आपकी? 16 कंडरा हो गई। अब हम देखते हैं कुर्च के बारे में। कुर्च हमारा क्या होता है? परिभाषा देखते हैं। मांसपेशी, स्नायु, धमनी, शिरा एवं मस्तिष्क के सन्निपात मिलने का स्थान कुर्ची यानी ब्रश के समान दिखाई देता है, उसे कुर्च कहते हैं। इसके अंदर गाइस एक चीज आपने नोटिस की होगी कि यहाँ पे धमनी एक्स्ट्रा आया है। अपने जाल में क्या पढ़ा था? जहाँ पे मांस, शिरा, स्नायु, अस्थियां मिलती है उसको क्या बोलते हैं? जाल। और यहाँ पे कुर्च किसको बोल देंगे? जिसके अंदर धमनी भी ऐड हो जाएगी। ठीक है, उसको क्या बोल देंगे? कुर्च बोल देंगे। ठीक है। अब हम इसकी संख्या देखते हैं तो ये 6 होती है। ठीक है। हस्त यानी हाथ के अंदर 2 होती है, पैर के अंदर 2 होती है, पैरों में फिर गर्दन में 1 होती है और आपके पेनिस में 1 होती है। तो टोटल कितनी हो गई? 6 आपकी ये हो गई कुर्च। अब हम नेक्स्ट देखते हैं संघात यानी अस्थि संघात यानी जॉइंट्स। इसकी परिभाषा देखते हैं। जहाँ 2 या 2 से अधिक अस्थियां एक स्थान में रहती है, उस स्थान को अस्थि संघात कहते हैं। इनकी संख्या होती है 14। ठीक है। आपका एंकल हो गए 2, फिर नी हो गए 2, फिर हिप हो गए 2, फिर रिस्ट हो गए 2, फिर एल्बो हो गए 2, फिर शोल्डर हो गए 2, फिर सेक्रम हो गया 1, फिर हो गया स्कल हो गया 1। टोटल कितने हो गए? 14। तो आप इनका ये आयुर्वेदा नाम भी याद रखना। गुल्प, जानु, रसन, मणिबंध, कुरपर, कक्षा, त्रिक, सिर, ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सीमंत। इसकी परिभाषा देखते हैं। 2 या 2 से अधिक अस्थियां के किनारे जहां आकर मिलते हैं वह सीमंत है। यानी जहां पे 2 और 2 से अधिक अस्थियों के किनारे जहां के मिलते हैं, किनारे, वो हो गए सीमंत। यह जिन जिन स्थानों में संघात 2 या 2 से अधिक अस्थियां एक स्थान सीवन करके जुड़ी हुई हो, उन स्थानों को सीमंत कहते हैं। अब इसकी संख्या होती है 14। ठीक है। सीमंत भी संघात के समान 14 होते हैं। अपन ने पहले क्या पढ़ा था? संघात, उनकी संख्या थी 14 और ये सीमंत हो गए, ये भी कितने होते हैं? 14। अब हम देखते हैं सेवनी यानी सूचर्स। इसकी परिभाषा देखते हैं। सीवन सिलाई के द्वारा मिलाए हुए भाग के समान जो रचना होती है
मतलब शिलाई के समान जो रचना होती है वो क्या कहलाती है, सेवनी कहलाती है। शरीर में जो भाग परस्पर सेवन सिलाई के समान मिले हुए के समान जुड़े हुए होते हैं वे सेवनी या सिवनी कहलाते हैं। तो गाइस ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। अब हम देखते हैं संख्या। तो ये कितनी होती है, 7 होती है, जो कि आपके स्कल के अंदर 5 हो गई, फिर टंग के अंदर 1 हो गई, फिर पेनिस के अंदर 1 हो गई। तो ये इसकी संख्या 7 होती है। फिर हम देखते हैं मांस रज्जु या रज्जु। इसकी परिभाषा देखते हैं हम। मांसपेशियों की रस्सी डोरी के समान जो रचनाएं पृष्ठ पीठ में होती है उन्हें मांस रज्जु कहते हैं, ठीक है। या जिनमें तंतु यानी फाइबर्स की रचना हो उन्हें रज्जु कहते हैं। तो ये तो होगी इसकी डेफिनेशन। और फिर होगी संख्या, तो ये होती है 4, यानी पृष्ठवंश के दोनों ओर 2 अंदर 2 बाहर, इस प्रकार 4 बड़ी दृढ़ और लंबी पेशियां रहती है उन्हें मांस रज्जु कहते हैं। यानी क्या, पृष्ठवंश के दोनों ओर, यानी 2 अंदर की साइड 2 बाहर की साइड 4 बड़ी दृढ़ और लंबी पेशियां होती है उन्हें मांस रज्जु कहते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं लसिका यानी लिम्फ। लसिका एक स्वच्छ रंगीन तरल पदार्थ है जो रक्त कोशिकाओं की दीवार से बाहर आकर उत्तक गुहिकाओं को तरलता प्रदान करता है, ठीक है। इसकी रचना रक्त के समान होती है, यानी आपने पढ़ा ही होगा मॉडर्न के अंदर, या ये तो आपने नीट की तैयारी की तभी पढ़ा होगा लिम्फ के बारे में तो अच्छे से। तो ये रक्त के समान ही होती है इसकी रचना, किंतु लाल रुधिर कणिकाओं की अनुपस्थिति के कारण ये रंगहीन यानी कलरलेस होती है ये, क्योंकि इसमें आरबीसी एब्सेंट होती है इसलिए। अब हम देखते हैं लसिकाओं के कार्य। ये पोषक पदार्थों, गैस, हार्मोन आदि कोशिकाओं में पहुंचाना, इनको सेल्स तक पहुंचाता है ये, जैसे कि गैसेज हो गई, हार्मोन्स हो गए, इन सारी चीजों को। लसिकाणुओं द्वारा जीवाणु भक्षण करना, ठीक है। फिर आंत्र में वसा अवशोषण में सहायता करता है, यानी ये वसा अवशोषण में भी सहायता करता है हमारी इंटेस्टाइन के अंदर। तो फ्रेंड्स कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूँ जो आपको पता होनी चाहिए। लिम्फ एंड ब्लड के अंदर क्या डिफरेंस होता है। लिम्फ के अंदर क्या होता है, आरबीसी होती है आपकी, वो एब्सेंट होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, आरबीसी प्रेजेंट होती है ब्लड के अंदर। फिर हम बात करते हैं कलर की, तो ये लिम्फ होता है जो कि कलरलेस होता है, ठीक है। और फिर ये हमारा ब्लड का रेड कलर होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं CO2 की, तो CO2 लिम्फ के अंदर ज़्यादा रहती है, ब्लड के अंदर CO2 कम रहती है। फिर हम बात करते हैं O2 की, तो ऑक्सीजन इसके अंदर कम रहती है लिम्फ के अंदर, और ब्लड के अंदर हमारी ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा रहता है। फिर हम बात करते हैं WBC की, तो WBC लिम्फ के अंदर ज़्यादा रहती है और हमारा ब्लड के अंदर WBC कम रहती है, ठीक है। तो ये तो हो गया इनका डिफरेंस लिम्फ और ब्लड का, जो कि मैंने थोड़ा सा आपको बता दिया। तो फ्रेंड्स हमने बहुत सारी चीज़ों की डेफिनेशन पढ़ी इस चैप्टर के अंदर, परिभाषा शरीर के अंदर, लेकिन एक चीज़ हमारी रह गई, स्नायु। वो इसलिए रह गई क्योंकि एक नेक्स्ट चैप्टर है जो कि स्नायु को लेकर है पूरा चैप्टर, तो उसके अंदर हम डिटेल के अंदर स्नायु को पढ़ लेंगे, तो हमने यहाँ पे स्नायु नहीं पढ़ा है। और थैंक यू सो मच।